नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ दिल्ली से टाइगर अशोक वानखड़े जी जुड़े हैं। अशोक जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। और रविवार को जिस प्रकार से मोदी के चहेते चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने जो ज्ञान दिया, उस हिसाब से 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की तिथियां उन्होंने घोषित करी। और उसमें आसाम है जहां पर तीसरी बार उनको चुनाव जीतना है, वेस्ट बंगाल है जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी ने 3 बार अपनी सरकार बनाई है, वहां से उनकी सत्ता छीनना है। तमिलनाडु में डीएमके से उनको सत्ता छीनना है और केरल में उनको एलडीएफ से सत्ता छीनना है। हालांकि वहां यूडीएफ, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ है, वो स्थानीय जो चुनाव हुए अभी उसमें आगे निकल चुका है और उसकी सरकार बनने के आसार हैं। पुडुचेरी में तो वैसे उन्होंने पुराने कांग्रेसी को लेकर अपनी सरकार बनाई है, एनडीए की सरकार बनाई है। हालांकि वहां पर उनके चहेते के कैलाशनाथन लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कुछ गवर्नरों की बदली भी की है उन्होंने, जैसे कि तमिलनाडु में आर्लिकर को ले आए हैं, वो पश्चिम बंगाल में रवि को ले आए हैं जिन्होंने स्टालिन को काफी परेशान कर रखा था। तो इनके इरादे जो है वो हम जानते हैं, मगर आज हमारे दर्शक आपको सुनने के लिए लालायित हैं कि अशोक वानखड़े जी अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें ताकि निरक्षीर हो जाए मोदी जी और शाह जी का क्या इरादा है इस चुनाव में जीतने का, और उसके लिए चुनाव आयोग का कैसे दुरुपयोग करते हैं, एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग करते हैं, ये सब आपके मुंह से विश्लेषण जानना चाहते हैं। आपका फिर से एक बार सीधू ने सच में स्वागत, और आपको सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। अशोक जी। धन्यवाद हरि भाई। गुड़ी पाड़वा है इसी सप्ताह, तो आने वाले इस नए साल के लिए सबको बधाई देता हूँ, आपको भी, दर्शकों को। और नाम ही है सिद्धू ना सच, तो इसके मतलब यहाँ तो सीधा सीधा बोलना पड़ेगा और सच सच बोलना पड़ेगा। सच कड़वा होता है, क्या करें, लेकिन कुछ लोग मात्र पीछे सत्यमेव जयते ऐसा लिखते हैं, जैसा सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग होती है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, वैसा सत्यमेव जयते वर्तमान में हो गया है। देखिए, अभी चुनाव घोषित हुए, खासकर महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन चुनावों के बाद और लेटेस्ट बिहार के चुनाव के बाद अब विश्लेषण कोई मायने नहीं रखे हैं। हम अब सिर्फ वर्तमान में स्थिति क्या है इसका विश्लेषण कर सकते हैं। चुनाव में जीत का विश्लेषण करना मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि चुनाव के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो पारंपरिक तरीके से होते हैं, वो यथार्थ के धरातल पे उतरते नहीं दिखाई देते। क्योंकि आज के डेट में नतीजे जो है चुनाव के, वो डिजाइन किए जाते हैं। पहले से तय होता है कि इतनी सीटें लेनी है और इतनी सीटें करनी है। अब उतनी सीटें लेने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं पहले उस पर बात करूं, फिर 5 राज्यों के वर्तमान स्थिति क्या है, क्या हो नहीं सकता है, क्या एंटी इनकम्बेंसी क्या है, उस पर बात करेंगे। उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जब हो गया तो सबसे पहले तो अभी एसआईआर होता है। इसके पहले एसआईआर के पहले ये था कि एक 30-40 लाख वोटर्स का एक ब्लॉक हुआ करता था, वो चुनावी राज्यों में शिफ्ट किया जाता था, अलग अलग राज्यों से। वो यूपीआई नंबर भी बदलते थे, यूपीआई नंबर सेम भी हो गए तो एड्रेस बदलते थे। वही लड़की का नाम है, वही पिता का नाम है, वही सब कुछ है, सिर्फ एड्रेस मुर्शिदाबाद हो गया है सोनीपत की जगह, वो वहां वोटर हो गई है। अब दर्शक सोचेंगे कि 40 लाख वोटर क्या शिफ्ट होते हैं, क्या वो विमान से जाते हैं, कार से जाते हैं? नहीं, सिर्फ उनके नाम जाते थे, उनका वोट लोकल आदमी डाल देता था। तो आपको सिर्फ नाम चाहिए था, लोकल आदमी। तो ये 30-40 लाख का ब्लॉक जो इधर उधर भागता था, वो पकड़ में आ गया। तो इनको ये समझ में आ गया कि ये जो हम इधर से उधर वोटर लेके जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, इस पर ऑब्जेक्शन आने लगे। और कई, ममता दीदी ने ही उसको बाकायदा यूनिक नंबर कैसे सेम है ये बता दिया, सेम यूनिक नंबर के लोग कैसे 2 जगह मतदान करते हैं ये बता दिया। तब ज्ञानेश कुमार ने पहली बार माना कि कुछ गलती हो गई
और उन्होंने कहा कि हम आधार कार्ड से जुड़ेंगे। फिर एक पुराना टूल उन्होंने निकाल के लाया कि एसआईआर करेंगे। एसआईआर क्या लीगली अलाउड है, नहीं अलाउड है, इसके ऊपर लगातार लीगल बैटल चल रही है। दूसरी बात, चुनाव आयोग को सूचना के अधिकार में पूछो कि एसआईआर कब अनाउंस कर दी, तो एसआईआर करी नहीं, ऐसा बोलते हो। अब एसआईआर में उन्होंने क्या कर दिया, एसआईआर में उन्होंने माइक्रो लेवल पे काम करना चालू कर दिया। मुझे याद है वॉर रूम का पहला कंसेप्ट जो भारतीय चुनावी राजनीति में लाया था वो थे प्रमोद महाजन। राजस्थान के चुनाव थे और राजस्थान के चुनाव में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार, तब की बात बता रहा हूँ, तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सैटेलाइट मैपिंग किया था। क्योंकि उनके साथ मेरे अच्छे संबंध थे तो वॉर रूम में सब डिटेल्स मैं जान सकता था। और वो वॉर रूम देखने के लिए चंद्राबाबू नायडू, जिनको खास जनक माना जाता है टेक्नोलॉजी के पॉलिटिशियंस में, वो खुद आके अचंभित हो गए थे। उस माइक्रो लेवल पे जब सैटेलाइट मैपिंग से वोट परसेंटेज और किस क्षेत्र में कितने वोट है, तो उन्होंने कुछ क्षेत्र ऐसे दिए थे कि जिस क्षेत्र में आप भगवान को भी उतारोगे तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, तो वो क्षेत्र पे जाना ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करनी है, वहां ढेले भर का काम नहीं करना, वो ऐसा उन्होंने निगलेक्ट किया। कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां हम मात्र 3-4% से कम है, वहां थोड़ा जोर ज्यादा दे दो। जहां हम बहुत अच्छे हैं वहां एक सुपरफिशियल कैंपेन कर दो, क्योंकि वो लोग अपने हैं, अपने साथ ही रहेंगे, अपना वोट बैंक है वो। इस प्लानिंग के तहत जहां एज पे जहां 3-4% का स्विंग हो सकता है, उन जगह पे टोटली डेडिकेट करके उन्होंने पहली बार बीजेपी अपने बलबूते पे सत्ता पे लाई और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी। वो एक साइंस है, लेकिन वो एक साइंस है, लेकिन वर्तमान में जो है वो साइंस नहीं, वो जुगाड़ है। उस साइंस में यदि मैं आपको और सामान्य भाषा में बताऊं तो एस्ट्रोलॉजी एक मैथमेटिकल साइंस है, लेकिन ये पूजा करने से ये होता है और ये अंगूठी पहनने से ये होता है, ये जुगाड़ है। ये बताने वाले का जुगाड़ है कि वो स्टोन बेचने वालों का जुगाड़ है, ये दर्शक तय करे। यानी प्रमोद महाजन का साइंस था, मोदी शाह का जुगाड़ है। जुगाड़, सिंपल सी बात। अब क्या होता है, प्रमोद महाजन ने यहाँ बिल्कुल प्रचार नहीं करना, यहाँ सुपरफिशियल करना, यहाँ बहुत ज्यादा वेटेज देना, वो मत परिवर्तन करने की बात हो रही थी। इनके पास इतने पेशेंस नहीं है, ठीक है। ये सीधा सीधा कहते हैं कि कहाँ है, यहाँ हमारे वोट एकदम कम है। कितने वोट मिलते हैं? 2000 वोटर है, 500 वोट मिलते हैं, ठीक है। यहां बाहर से 2000 और जोड़ दो, वो नहीं जोड़ पाते तो 5 के बाद जो वोटिंग होता है उसमें जुगाड़ कर दो, वोट बढ़वा दो। वो नहीं होता है तो जो अशिक्षित आदमी आता है तो उसको पीठासीन अधिकारी बोलता है, रुको, इंक लगा दी, हाँ रुको, इधर बटन दबाएगा, उसकी उंगली लेगा, कमल पे दबाएगा, बोले हाँ ये दबाओ, हो गया वोट आपका। बोले हमको समाजवादी को देना था, हाँ उसी को दिलवाया है, जाइए। ये ऐसे सारे जुगाड़ करके जीतते थे, उसमें भी एक्सपोज होने लगे। 5 बजे बाद का वोटिंग परसेंटेज इतना भयानक बढ़ गया कि इतने समय में उस मशीनों पे वोट डालना भी लॉजिकली पॉसिबल नहीं था। गुजरात के चुनाव में ये पकड़ा गया, आप ही के यहाँ पिछले चुनाव में, तो वो भी पकड़ा गया, तो वो रास्ता अलग हो गया। कई जगह मशीनें बदलने का प्रयास होने लगा तो वो गड़बड़ हो गया, पकड़ा गया। आपको याद होगा आसाम के पिछले चुनाव में एक मशीन ऐसी, लोगों ने ड्राइवर को भी पीटा और पुलिस को बुला के मशीन हैंडओवर कर दी, तो पता पड़ा वो गाड़ी पंक्चर हो गई थी। यूपी में भी हुआ। तो अब एक नया सिस्टम चालू कर दिया, अपनी लाइन बड़ी करने के बजाय दूसरी की लाइन छोटी करो, ताकि हम अपने आप को बड़े दिखा दिए। तो फिर एसआईआर के नाम से वोट कटना शुरू हो गए। वोट कटने के पहले चुनाव आयोग भी कहता है कि कुछ घुसपैठिए बाहर के राज्य देश के लोग आए, उनको निकालना है।
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरा बीजेपी घुसपैठिए 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 की रट लगाते रहते हैं। बिहार में यही हुआ, और जब बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आई तो पूछा गया कि घुसपैठिए कितने हैं, तो चुनाव आयोग ने नहीं बताया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पे पूछने पे उनको बताना पड़ा कि एक भी घुसपैठी नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखो बिहार में एसआईआर हुई, एक भी घुसपैठी नहीं मिला। अब वही रट बंगाल में लगाए रखे हैं। अब बंगाल में 60 लाख मतदाता कम हुए। ममता बनर्जी जहां से चुनाव लड़ती है वहां 47,000 वोट काटे गए। मुर्शिदाबाद करके जिला है जहां 22 विधानसभा है, उस 22 में से 20 टीएमसी के पास है, वहां 11 लाख वोट काटे गए, मतलब 50,000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी। मुस्लिम बहुल इलाका है। बिल्कुल। उसमें होता यह है कि यदि आप 5,000 वोट से जीतते हैं और बाय एंड लार्ज लोकल आदमी को मालूम होता है ये 5,000 लोग कौन है, मतलब कौन से मोहल्ले हैं, उस मोहल्ले से आप 10,000 लोग काट डालो, मतलब नाम कटवा दो उनके, तो उससे क्या होगा, आपका मार्जिन 5,000 माइनस में चला जाएगा और बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाएगा। अच्छा, वोट कटते कैसे हैं? सपोज आपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, सब कुछ दे दिया, पहले ड्राफ्ट में आपका नाम भी है, फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं है, क्योंकि किसी ने एक फॉर्म भरा जिसमें लिखा कि डॉक्टर हरि देसाई अब यहां नहीं रहते, और उस आदमी के फॉर्म को तुरंत पत्थर के ऊपर घिसी हुई रेख समझ के, लाइन समझ के, चुनाव आयोग ने तुरंत हरिभाई देसाई को नाम काट दिया। ऐसे 60 लाख नाम कटे हैं। जिसने आपका फॉर्म पे साइन की उसको आपने पकड़ा, कुछ जगह हुआ है मामला, पकड़ में आया, बंगाल, गुजरात में ही हुआ, गुजरात में हुआ, कर्नाटक में तो किसी और सिम से, अमेरिकन वेबसाइट से सिम डुप्लीकेट करके तीसरी जगह पे करके, और वो आदमी ने भेजा जिस आदमी को, मतलब अशोक वानखड़े तो हरिभाई देसाई को जानते हैं, लेकिन एक आदमी जो हरिभाई देसाई को जानता नहीं, वो मालूम नहीं कौन है हरिभाई देसाई, पुरुष है कि स्त्री है, लेकिन उसने बाकायदा उसने फॉर्म पे साइन करके बोल दिया कि निकल गए यहां से, और चुनाव आयोग ने उसको दैव शक्ति मान के निकाल दिया आपका नाम, क्योंकि आप बीजेपी को वोट नहीं देते। तो अब मुझे बताइए क्या विश्लेषण किया जाए? जिस लोकसभा में मात्र 9 सीटें 48 से मिलती है बीजेपी को, डबल डिजिट नहीं क्रॉस करता बीजेपी, वो बीजेपी 130 सीटें लेके आती है कैसे? सिर्फ लाडली बहना पे। महाराष्ट्र एजुकेटेड राज्य, लोग पूछते हैं, हरियाणा में हमारे सामने लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसा हो गया। तो बिहार में हमने देखा कि आदरणीय अमित शाह जी की सभा खाली थी बिल्कुल, वो खुद माइक से चिल्ला रहे थे कि सिक्योरिटी वाले लोगों को रोको मत आने दो, क्योंकि चेयर ही भरी नहीं थी। प्रधानमंत्री के पटना के रोड शो में स्कूल के बच्चों को खड़ा कर दिया था जो वोटर ही नहीं है, क्योंकि रश नहीं था। और दूसरी तरफ आरजेडी और राहुल गांधी के सभाओं में पैर रखने को जगह नहीं होती थी, वो 50 के अंडर सिमट गए, ये सत्ता में आ गए। कैसे? जहां स्ट्रांग रूम है, पहले ये था कि स्ट्रांग रूम के पास ही लोग गद्दे डाल के सोते थे कि कोई अंदर नहीं जाए, कोई बाहर नहीं जाए। अब नया उसमें नया एक उन्होंने किया, स्ट्रांग रूम से 100 मीटर दूर टेंट लगा के आप निगरानी करिए। 100 मीटर दूर से कैसी निगरानी होगी? तो बोले हमने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो सीसीटीवी कैमरे का डायरेक्ट लिंक आपके टीवी पे होगा, आप टीवी पे देखते रहिए कि बराबर लॉक है कि नहीं। बीच में 2-2 घंटे के लिए सीसीटीवी खराब हो जाते हैं, लिंक टूट जाती है, उसमें क्या हो जाता है किसी को मालूम नहीं। बिहार में जहाँ स्ट्रांग रूम रखा है वहां ट्रक घुस गया शाम को 7 बजे, 7 बजे से 12 बजे तक बाहर आंदोलन होता रहा, खूब लोगों का घोषणाएं होती रही, सारे लोग आ गए, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, कई लोगों के सर फुट गए। रात को 12 साढ़े 12 बजे डीएम और एसपी दोनों आ गए, बोले क्या हंगामा है? बोले साहब अंदर ट्रक क्या कर रहा है स्ट्रांग रूम के पास? वो बोले 5 लोग आ जाइए,
अंदर गए, ट्रक दिखाया उनको, ट्रक में खाली बक्से पड़े हुए थे। तो बोले भाई साहब ये बताओ ये खाली बक्सों वाला ट्रक आया क्यों यहाँ पे? तो डीएम और एसपी कहता है कि हम कैसे बताएं, हम ट्रक जब्त कर रहे हैं, इसके ड्राइवर तो भग लिए, दरवाजे गेट बंद थे तो ड्राइवर कहाँ से भग लिए? जब लोगों को जाने नहीं दे रहे थे अंदर तो ड्राइवर कहाँ से भग लिए? ऐसे कई उदाहरण है, और वहां पे हारी हुई सीट जीत जाती है बीजेपी। तो ये कई सही चीजें बात। हैं जो हो रही है। ममता क्या बताइए आप मुझे, जो अमर्त्य सेन जिसको नोबेल मिला है अर्थशास्त्र के लिए, जी, उसको ही वो जीवित है कि नहीं है इस पे ऊपर क्वेश्चन लग गया। उसको बोला गया कि आप जरा पेश होइए ऑफिस में, बताइए कि आप है। एक अधिकारी बीएलओ का ही नाम नहीं है उस लिस्ट में। लेकिन ये सारे खेल तब हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं कि आप चुनाव हार जाओ फिर भी सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। आप क्या करोगे? मैं चुनाव 10,000 वोट से हार गया लेकिन सर्टिफिकेट आप लेके गए। जिसके पास सर्टिफिकेट हो तो चला जाएगा विधानसभा, मैं कोर्ट चला जाऊंगा। मैं सबसे पहले कोर्ट जाऊंगा तो कोर्ट बोलेगा चुनाव आयोग जाओ। मैं चुनाव का आयोग जाएगा तो चुनाव आयोग कहेगा कि हमको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तब तक आप शपथ लेके आप एमएलए बन के आप सरकार भी स्थापित करोगे और मैं केस लड़ता रहूंगा। 6 महीने के बाद चुनाव आयोग कहेगा कि नहीं नहीं हरि भाई जीत गए थे, फिर मैं कोर्ट जाऊंगा आपके खिलाफ। 5 साल कोर्ट में लड़ूंगा, आप एमएलए रहेंगे, आप मंत्री रहेंगे। 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हमको लगता है कि चुनाव आयोग ही ठीक था, और यह कहेगा कि चलो अशोक वानखेड़े जीत गए। लेकिन तब तक तो सरकार, फिर चुनाव आयोग ही, सुप्रीम कोर्ट ही कहेगा कि अब तो चुनाव, अगले चुनाव हो गए, अब क्या कहना इसमें? क्या कर सकते हैं मुझे बताइए, जब ऐसी नंगाई पे उतरा है कोई। और इसके बाद आप ऐसे विश्लेषण किस काम के, मुझे बताइए क्या विश्लेषण करें? सही बात। अब हम आते हैं जुगाड़ी जुगाड़, जुगाड़ी जुगाड़। तो अब विश्लेषण कोई मायने नहीं है, हम सिर्फ अभी दर्शकों को वस्तु स्थिति क्या है ये बता सकते हैं, वर्तमान में वहां स्थिति क्या है राज्यवार ये बता सकते हैं। सबसे पहले यदि हम आए तो जो सबसे ज्यादा चर्चित जिला है, राज्य है, वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, ठीक है जी। अब इसमें वर्तमान में ममता के टीएमसी के पास 223 सीटें हैं। क्लियर किट विनर है वो। उसके साथ एक बीजेपी है, उसके पास एक उम्मीदवार है, इंडिपेंडेंट का एक समर्थन है। ऐसे 225 के साथ वर्तमान में वो सत्ता में है जी। विपक्ष में कौन कौन है? विपक्ष में बीजेपी 64 पे है, आईएसएफ 1 है, एजीयूपी 1 है, और वैकेंट 3 सीट है। ये वर्तमान विधानसभा का चित्र है। बीजेपी के पास 3 सीटें थी, वो 73 पे गई, 73 से 64 पे बची हुई है अभी। कुछ लोग छोड़ गए, कुछ लोग बाई इलेक्शन में हार गए, इस टाइप। अब इस बार बीजेपी 64 से 200 होने का प्रयास करेंगे। यानी पहले 3 से 77 गई थी, 377 गई थी, अब 64 से 200 हो गए तो लोगों को आश्चर्य नहीं होगा। तो वर्तमान में मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव आयोग का जुगाड़ तब चलता है, उसको टूल किट बोलता हूं मैं, ज्ञानादेश, जनादेश, ज्ञानादेश। तो ये जो ज्ञानादेश है एक टूल किट के तहत चलता है, और उस टूल किट का सबसे बड़ा पुर्जा है लोकल ब्यूरोक्रेट्स। तो जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां ज्यादातर लोकल ब्यूरोक्रेसी चुनाव आयोग का साथ नहीं देती। तो उसके लिए उन्होंने अपना गवर्नर एन रवि को शिफ्ट किया वहां पे, और जैसे ही चुनाव घोषित हुए 24 घंटे के अंदर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बदल दिए गए। मतलब गवर्नर अपना, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी अपने समर्थन के लाओ, ताकि नीचे पूरी ब्यूरोक्रेसी साधने में प्रयास हो। 60 लाख मतदाता आपने पहले ही गायब कर दिए। जो 60 लाख में से 55 लाख तो टीएमसी के होंगे घुसपैठियों के नाम से, क्योंकि उन्हीं 60 लाख को घुसपैठी है करके कहा, 60 लाख जो नाम काटे गए।
और ये जो शोध है, नया आविष्कार है, ये जी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया कि चुनाव आयोग ने घुसपैठिए पकड़े 60 लाख, लेकिन जो नाम काटे गए उसमें सिर्फ मृत्यु और स्थानांतरित लिखा हुआ है, घुसपैठी एक भी नहीं बताया है। हर बंगला बोलने वाला मुस्लिम घुसपैठिया कैसा हो गया, ये समझ के परे है। तो वहां दिल्ली पर में पुलिस, सर दिल्ली में तो पुलिस ने बांग्लादेशी लैंग्वेज बताया। मैंने क्या बोला, बांग्लादेशी भाषा ही बोलते हो। हाँ जैसे कई लोग उर्दू को मुसलमानी भाषा बोलते हैं, हाँ जबकि उर्दू खाली हिंदुस्तानी भाषा है और इसको हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए हमको। दिस इज अवर लैंग्वेज एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, अल्टीमेट लैंग्वेज। शंकर दयाल शर्मा, कुलदीप नायर, मनमोहन सिंह ये उर्दू में पढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वर्तमान स्थिति में यदि बीजेपी 200 तक जाए या 200 क्रॉस कर ले तो आश्चर्य नहीं होगा, बीजेपी सरकार भी बना ले तो आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में जो बाकी राज्य में नहीं हुआ वो बंगाल में होगा, और वो होगा हिंसा। कितना खून बहेगा इस चुनाव में, इसका कोई आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि बंगाल बाकी राज्यों से एकदम अलग है। वहां रास्ते की राजनीति होती है और वहां हिंसात्मक बहुत जल्दी लोग हो जाते हैं। कांग्रेस से जब लेफ्ट ने सत्ता छीनी तो हिंसा के खून की नदियां बही। जब लेफ्ट से ममता ने सत्ता छीनी तो पूरा ममता का संघर्ष, कभी हाथ टूटा कभी पैर टूटा। यही तो बात मिथुन चक्रवर्ती कर रहे थे उस दिन भाषण में, जब प्रधानमंत्री जी थे वहां पे। तो बोले पहले हाथ टूटा, कमर टूटी, अब हम क्या तोड़ेंगे आपको पता नहीं, आईसीयू से ही भाषण देना। एक मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे मिथुन चक्रवर्ती कह रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती एक्टर है बेचारे, क्या करे, जो स्क्रिप्ट दिया वो पढ़ लिया उनने। स्क्रिप्ट कैसे मानसिकता से आया ये आप सोच सकते हो। नहीं, बेटा बलात्कार केस में फंसा हुआ था और ये इनका गोत्र भी नक्सलवाद था। गोत्र नक्सलवादी था, यकीनन नक्सलवादी था, कोई इसमें दो मत नहीं। लेकिन अब वर्तमान स्थिति ऐसी तो क्या करे। तो बंगाल में बीजेपी 200 क्रॉस करे तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन मैंने ये स्थिति बताई, इतना इजी नहीं होगा जी, क्योंकि बंगाली अस्मिता वर्सेस आउटसाइडर ये झगड़ा आज भी वहां माना जाता है। बीजेपी को गुजराती पार्टी ही मानी जाती है। ठीक है, माफ करना, मैं गुजरातियों को गलत नहीं कहता, लेकिन कुछ चीजें हैं। महात्मा गांधी का अभिमान यदि गुजरात का सीना चौड़ा होता है कि गांधी हमारे सुपुत्र थे, तो कभी कभी सुपुत्रों के, हम हमेशा कहते हैं कि हम गांधी सरदार के वंशज हैं। तो वो तो ठीक है, गांधी सरदार के वंशज तो है आप, मैं कोई मना नहीं करता, मैं गुजरात को धन्यवाद देता हूँ, गुजरात की धरती को नमन करता हूँ। लेकिन जब अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी है तो उस बुराई को भी डिसोन नहीं कर सकते। वर्तमान भी आप नहीं कर सकते। इतिहास आपका बहुत दैदीप्यमान है, लेकिन वर्तमान यदि शेकी हो गया तो वो भी अपमान का घूंट तो पीना ही पड़ता है। सही बात। उसके बाद आए केरला पे, ये मैं जरा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। केरला में टोटल 140 सीटें हैं। 140 में वर्तमान जो एलडीएफ की सरकार है उनके पास 95 सीट्स है। तो उसमें सीपीआईएम के 61 है, सीपीआई के 10 है, केसीएम के 5 है, आईएसआईडी के 2 है, एनसीपी एसपी शरद पवार की उनके 2 है, कांग्रेस एस का 1 है, आईएनएल का 1 है, केसीबी का 1 है, फिर एनएससी का 1 है, आरजेडी का 1 है, आरएसपीआई 1 है और इंडिपेंडेंट 3 है। केरल में बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं। दूसरी तरफ विपक्ष में यूडीआर है, एलडीएफ के सामने यूडीआर, उसमें कांग्रेस के 21 है, आईवीएमएल के 15 है, केईसी के 2 है, केडीपी के 1 है, आरएमपी का 1 है, इंडिपेंडेंट 1 है और वैकेंसी 3 है। अब यहां बीजेपी
अपना खाता खोलना चाहती है। एक लोकसभा उनके पास है और एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके पास आया, तिरुवनंतपुरम। थैंक्स टू शशि थरूर। यस। तो वो सोच रहे कि अपना खाता खुल जाए। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल होती है, काउंटर करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल है कि पहले उस राज्य में अपनी पैर जमाने की जगह रख लो। 2 विधायक 3 विधायक भी आ गए तो ठीक है, और 3 विधायकों के भरोसे अगले चुनाव में 30 कर लो और 30 को इसके बाद उस सत्ता में आने का प्रयास करो। तो केरल में अभी तक उनको जमीन नहीं मिल रही है, लेकिन लोकसभा और कारपोरेशन के चुनाव के बाद उनके लिए ग्राउंड तो बन गया है। दूसरी बात, वह सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, और विपक्ष में कांग्रेस सत्ता में आने के लिए, लोग कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए तैयार है। सवाल है, कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है क्या? एक अंग्रेजी में कहावत है, टू मेनी कुक स्पॉइल द रेसिपी। बहुत ज्यादा खानसा में इकट्ठा हो गए तो खाना बिगाड़ देते हैं। वहां यह हाल है कि केसी वेणुगोपाल को यदि आप मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेंगे तो वो चुनाव जीतने नहीं देगा, और उसको चुनाव घोषित कर दिया मुख्यमंत्री तो जनता ही कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाएगी। ऐसा इस क्यों? पेच में कांग्रेस फंसी है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि केसी वेणुगोपाल को गोपाल का गुडविल बहुत खराब है। हाँ। भ्रष्टाचार से लेकर व्यभिचार के कई आरोप उन पे लगे हैं। मगर राहुल तो उनको साथ में लिए घूमते हैं। ये राहुल गांधी की क्या मजबूरी है, ये राहुल गांधी ही बता सकते हैं। केसी वेणुगोपाल को लेकर हर राज्य में परेशानी है। किसी भी राज्य में जाइए, कांग्रेसी हमको यही पूछते हैं कि यार ये कब जाएगा। आपने तो इसको राहुल को क्यों खुद रखा है? बताया था, राहुल को बताने पब्लिकली के बताया था। नहीं, मैंने बोला कुछ तो मजबूरी होगी। जो इस सुइसाइडल टू हैव वेणुगोपाल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ सुइसाइडल एक्ट। तो उसके वजह से वहां तीसरी बार यदि एलडीएफ रिपीट करे तो रिकॉर्ड बन जाएगा। और कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े और केसी वेणुगोपाल को यदि कांग्रेस ने ऐसा ही ढोते रहे तो वहां बीजेपी अल्टरनेट करके आ जाएगी। दिल्ली में शीला दीक्षित थी, तब तक किसी को आम आदमी पार्टी को आने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। बीजेपी की 30 मतलब गडकरी के समय बीजेपी 30 पे आई, वो हाईएस्ट आंकड़ा था बीजेपी का। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस नेतृत्व ने ही शीला दीक्षित को निपटाने का शुरू करवा दिया, शीला दीक्षित को साइडलाइन करने वाले कांग्रेस ही थे, और अजय माकन जैसे नाकारा आदमी को सामने लाया जो विधानसभा के चुनाव के समय लंदन भाग जाता है। तो कांग्रेस में यह है कि यदि आपको कोर टीम में कांग्रेस का होना है तो आपको सबसे ज्यादा नकारा कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाला ये आपको प्रूव करना पड़ता है कि मैं अपने खुद के पार्टी को निपटाने में सक्षम हूं, मैं सबसे नाकारा हूं, मैं रिकॉर्ड चुनाव हरवाने का या हारने का मेरे नाम पे है, तो फिर आप कांग्रेस के कोर कमेटी में। हमारे यहाँ भरत सोलंकी है, ऐसा है ना, हर राज्य में। और जो लोग काम करते हैं, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी को खुद को नहीं लग रहा था कि तेलंगाना में हम सत्ता में आएंगे। सब कह रहे थे कि तेलंगाना किसी काम का नहीं, चलो लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे, क्योंकि केसीआर ने बहुत काम करके रखा था। माणिकराव ठाकरे पे विश्वास दिखाया खड़गे साहब ने। माणिकराव ठाकरे 1 साल तेलंगाना में रुका और सत्ता में ले आया पार्टी को, और जैसे ही पार्टी को सत्ता में लेके आया उसको बख्शिश के तौर पे तेलंगाना का हटा के गोवा में भेज दिया।
क्योंकि सबको पता था कि जो आदमी तेलंगाना में सरकार लाएगा वो इक्वेशन जानता है तेलंगाना का। लोकसभा में सारी की सारी सीटें कांग्रेस जीत जाएगी 100%, और वो नहीं चाहती थी दिल्ली कांग्रेस सारी सीटें जीते। इसीलिए नए आदमी को भेजा जिसको कोई तेलंगाना के बारे में मालूम नहीं। 3 महीने बाद ही चुनाव थे लोकसभा के, और जो बीजेडी को जिस लोगों ने रिजेक्ट किया उन बीजेडी के नेताओं को कांग्रेस ने लोकसभा लड़वाया और सबका डिपॉजिट जब्त हो गया, मतलब हार गए सब चुनाव। बीजेपी को एज मिल गया। बीआरएस ना, वो अपना केसीआर वाला। केसीआर ने बीजेपी गेन कर गई वहां पे। हाँ, क्योंकि केसीआर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल ही रही थी। 3 महीने तो लोग विधानसभा के चुनाव को हो गए थे, और विधानसभा चुनाव हारने के बाद केसीआर डिप्रेशन में चले गए थे जी। पार्टी बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव आए, उसमें बीजेपी की सीट लिखाई। हाँ, तो बीजेपी को सीट किसने दिलवाई? जिसने माणिकराव ठाकरे को वहां से शिफ्ट किया। घर के राजस्थान में विधानसभा चुनाव जितवाने वाला, सचिन पायलट का विद्रोह दबाने वाला, उसके बाद राज्यसभा सीट क्रॉस वोटिंग करवा के लाने वाला अविनाश पांडे को उठा के फेंक दिया, वापस पद से निकाल दिया। अब उसने उनको यूपी में भेजा। यूपी में उनको ये बोला गया कि यूपी में कुछ भी नहीं है। उसने कहा मुझे प्रयास करने दीजिए। यूपी में इस बार लोकसभा में अच्छी सीटें मिल गई। मुझे ताजुब लगता है ये पहली बार हुआ। अच्छी सीटें दिलवाने के बाद अविनाश पांडे क्या कर रहा है वहां पे? उसको उठा के कहीं नागालैंड मणिपुर भेज देना चाहिए था। तो कांग्रेस जब तक वेणुगोपाल से निपट नहीं पाएगी तब तक केरल में नहीं आएगी। केरल में धीरे धीरे कांग्रेस की जगह बीजेपी लेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दो चुनाव और तमिलनाडु और कांग्रेस की। हाँ, अब तमिलनाडु में आइए। ये हो गया केरला और ये। अब यदि हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 234 सीटें हैं वर्तमान में। जो इंडिया गठबंधन हम बोल सकते हैं उसको, उसके 158 सीटें हैं, अच्छी मेजोरिटी है। इसमें अकेले डीएमके के 133 है। कांग्रेस जो डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है उनके 17 है। वीसीके के 4 है, सीपीआईएम के 2 है, सीपीआई के 2 है। ऐसे 158 सीटें उनके पास है। विपक्ष में कौन है? विपक्ष में एआईएडीएमके 60 है, बीजेपी 4 है, पीएम के 3 है, पीएम के आय 2 है, वैकेंट 7 है। ये वर्तमान पोजीशन है आज की। अब बीजेपी इस 4 से अपना टैली 40 करने की जुगाड़ में है, लेकिन बीजेपी को वहां जो पार्टनर मिला वो निहायत कमजोर है। उसकी जो इस बार 7 सीटें थी आईएडीएमके की, वो कहीं 30 न रह जाए, ये डर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि डीएमके की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन डीएमके का सौभाग्य है कि सामने विपक्ष बहुत कमजोर है। जो डीएमके के की प्लेयर थे वो पलानीस्वामी के साथ अभी पलानी स्वामी जो है वो बेसिकली जयललिता के बहुत खास हुआ करते थे। मुख्यमंत्री भी बने। डीएमके में चला गया। वो डीएमके में शिफ्ट हो गए। शशिकला ने अलग पार्टी बनाई। तो विजय को ढूंढ रहे हैं ये लोग। हाँ, विजय को ढूंढ रहे हैं, लेकिन विजय इनके साथ नहीं जाएगा। हाँ, वह द्रविडियन पॉलिटिक्स है। वह बीजेपी को नॉर्थ पॉलिटिक्स माने जाते हैं, हिंदी बेल्ट की पॉलिटिक्स माने जाते हैं। और द्रविडियन हिंदी बेल्ट की पॉलिटिक्स को अपने पास नहीं रखते। उनको लगता है कि हमारी कल्चर, हमारी आइडेंटिटी सब खत्म करेंगे। तो कुल मिला के वहां पे डीएम के एडवांटेजेस में है जी। सरकार उनकी है। मुझे लगता है शायद इसीलिए एन रवि को वहां से बदल दिया गया, क्योंकि एन रवि के बाद भी वो कुछ खास डेंट नहीं कर पाए। दूसरी तरफ डीएमके यूनाइटेड है, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। वह एआईएडीएमके ने घोषणा की है कि यदि हम सत्ता में भी आए तो बीजेपी को सत्ता में नहीं भागीदारी देंगे।
यानी वो बीजेपी का साथ भी चाहते हैं, लेकिन ये प्रयास करने का देश जनता को बताने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी को हम साथ में नहीं लेंगे। ये वहां का जुगाड़ है। फिर अब आप आइए आसाम। ये सर उसके पहले इसको पुडुचेरी का भी असर वही होगा, तमिलनाडु का पुडुचेरी का असर होगा। नहीं, पुडुचेरी को मुझे लगता है कि इस बार पूरी बीजेपी अपने बलबूते पे सत्ता में आ जाएगी। 33 सीटें हैं टोटल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां पे। वहां पे कैलाश जो नाथन उनका खास। कैलाश नाथन की 10 सीटें थी, बीजेपी की 6 सीटें थी, इंडिपेंडेंट 4 थे और नॉमिनेटेड 3 थे। ऐसे मिलके 23 की सरकार थी 33 में, और डीएमके के 6, कांग्रेस के 2 और इंडिपेंडेंट 2, ऐसे 10 अपोजिशन में थे। तो सबसे बड़ी पार्टी जो एआईएनसी एनआरसी, जो लोग कांग्रेस का स्प्लिट अवे ग्रुप है, उनके पास 10 सीटें हैं, बीजेपी के पास 6 है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। इस बार बीजेपी अपने बलबूते पे वहां पे 15 सीटें भी ले आई, तो सरकार अपनी बना सकती है 33, बाकी जोड़ तोड़। तो बीजेपी पुडुचेरी टेक ओवर करेगी, इसलिए पुडुचेरी। लेकिन अहम राज्य है जो सबकी नजरें है, वो आसाम है। आसाम में सरकार को रिपीट करना है और एंटी इनकम्बेंसी भयानक है। आदिवासी पूर्ण रूप से खिलाफ है, मुस्लिम पॉपुलेशन खिलाफ है, भ्रष्टाचार के चलते और मुख्यमंत्री के दादागिरी के चलते, हेमंत विश्व शर्मा के, जो हिंदू वोटर है वो भी ढुलमुल स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी, जो भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ ईस्ट में पीढ़ियों से जो बीजेपी के साथ है, वो लोग अभी भी हेमंत विश्व शर्मा को आउटसाइडर मानते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को आसाम में भेजा, प्रियंका गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी जी के साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। प्रियंका गांधी चार्मिंग पर्सनैलिटी, लोगों को खींचने की स्थिति है। इंदिरा गांधी की विरासत यदि कोई देखता है डायरेक्ट में, तो प्रियंका गांधी में देखता है। बहुत बेहतरीन ओरेटर, हजर जवाबी, सब कुछ है प्रियंका गांधी में जो इंदिरा गांधी में था। बहुत कुछ, सब कुछ कहने का मतलब बहुत कुछ। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ उनकी जो कोर टीम चलती है, संदीप सिंह एंड गैंग, वो प्रियंका जी के विजय को या सक्सेस को पूर्ण ग्रहण लगा देते हैं। और प्रियंका गांधी की वो कमजोरी क्यों है, जैसा केसीआर राहुल गांधी की कमजोरी क्यों है ये पता नहीं, संदीप सिंह प्रियंका वेणुगोपाल, हाँ केसी वेणुगोपाल, ये क्यों है राहुल गांधी की मजबूरी, ये कोई नहीं जान पाया पूरे कांग्रेस में। खड़गे साहब को भी पता नहीं, खड़गे साहब बोलते हम क्या बता सकते हैं जी। लेकिन वैसे ही संदीप सिंह क्यों मजबूरी है सोनिया गांधी की, ये पूरे कांग्रेस में प्रश्न चिन्ह है। प्रियंका गांधी की क्यों मजबूरी है संदीप सिंह, ये पूरे कांग्रेस में एक प्रश्न चिन्ह है। तो कितना भी आप मेहनत करो, कुछ भी करो, टिकटों के टाइम पे पैसा चलता है इस पूरे टीम के साथ, और जब पैसा चलता है तो विजयी उम्मीदवार साइड को रह जाता है और डिपॉजिट जब्त वाले को टिकट मिलता है और एडवांटेज बीजेपी हो जाता है। राइट। बीजेपी यदि नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य हार जाती है तो बीजेपी के हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा डेंट होगा, सबसे बड़ा डेंट होगा। बीजेपी के नए वर्सेस पुराने का जो युद्ध चल रहा है पूरे पार्टी, बाहरी वर्सेस ओरिजिनल, इसको एक बूस्टर डोज मिलेगा जो ओरिजिनल है उनको। ये देखो बाहरियों को लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया बीजेपी के नाम पे। तो बीजेपी अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है, एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत फ्रंट पे लड़ रही है। कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया एडवांटेज है वहां पे। राहुल गांधी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, गौरव गोगोई पूरी जान झोंक रहे हैं, लेकिन इन सबके मेहनत पे तभी सक्सेस में तब्दीली होती है या ट्रांसलेट होता है जब उम्मीदवारों का चयन ठीक हो और फिर चुनाव बढ़िया लड़ा जाए जी। ये उम्मीदवारों का चयन ठीक नहीं करते, वहां पैसे खाते हैं,
और यदि गलती से कोई उम्मीदवार टिक ही गया, इनसे भारी पड़ गया, पैसे मतलब अपनी सीट लेके आया, तो वो हार जाए ये सुनिश्चित करते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश प्रताप सिंह बेचारे अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, वो चुनाव 100% जीत जाते हैं। गांधी परिवार से अच्छे संबंध उनके, लेकिन प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का वहां दौरा होने ही नहीं दिया इन टीम ने। चुनाव के बाद अखिलेश को पूछा परिवार ने, गांधी परिवार ने, कैसे हार गए आप? उन्होंने कहा कि अरे मैं कहां हारता, मैं अकेला कब तक लड़ता, आप में से कोई भी एक आता रैली में तो मैं निकल जाता। तो उन्होंने कहा हम बार बार पूछ रहे थे कि अखिलेश जी के यहाँ जाना कि नहीं जाना, तो हमको ये बोला गया कि आपने कहा कि बाकी जगह देख लीजिए, यहां तो मैं निकल रहा हूं। उन्होंने कहा आप देख लीजिए, मैं तो हर रोज फोन करके बोलता था कि एक चुनाव में इतने दिन बच गए, बस एक रैली करवा दीजिए प्रियंका जी की या राहुल जी की। तो मुझे ये बताया गया था कि बहुत व्यस्त है, नहीं दे पाते समय। ये उदाहरण मैंने ये अखिलेश जी ने मुझे बताया, वो मैं बता रहा हूँ आपको जी। फ्रॉम द हॉर्सेस, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है छुप के। नहीं, और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि टाइगर पूरे देश में काफी दौरे करते हैं, हर राज्य के दौरे करते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और वहां के जो नस नस की बात वो टटोलते रहते हैं। इसलिए आज हमारा एपिसोड काफी लंबा भले ही हुआ हो, हाँ। मगर टाइगर ने हर एक स्टेट की बात कही, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। नहीं। अशोक जी, आप बहुत लंबे अरसे के बाद में शायद जुड़े ऐसा लग रहा है, मगर फिर हर सप्ताह तो मिलना ही है, मगर आपके दौरे चलते हैं, इसलिए आपकी व्यस्तता भी मैं समझ सकता हूं। आप मुझे कभी, मेरी गुजारिश है, मुझे कभी धन्यवाद ना कहे, कभी ऐसा ना कहे कि मैं एहसान करता हूं। मेरा आरोप है आपसे कि आप बहुत लेट किया आपने यूट्यूब चालू, ये मेरा आरोप है आप पे, और एक छोटा होने के नाते ये आरोप लगा सकता हूं मैं आप पे। आप यदि जल्दी शुरू करते तो हम जल्दी जुड़ जाते हैं। आपके द्वारा मैं असंख्य दर्शकों को बात कर सकता हूं। मैं तो सच्चाई बयान करने का प्लेटफॉर्म ढूंढता हूं, क्योंकि मनुष्य के रूप में जिंदा है, यदि हम है तो हम बात करें। आज का एपिसोड लंबा हो गया क्योंकि 5 राज्य का विश्लेषण करना था, और अक्सर लोग कहते हैं कि आप बोल रहे थे वो जीत जाएंगे और ये हार क्यों गए, आप कैसे गलत साबित हुए। इसीलिए मैंने पहले 15 मिनट में यही बताया कि वर्तमान में चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, और उसमें हम लोगों का आकलन, सिर्फ आपको हम सच्चाई बयां कर सकते हैं, नतीजे क्या आएंगे ये चुनावी टूलकिट आजकल तय करते हैं, हम और आप नहीं। सही बात। इसीलिए आपके मतों की किसी को पड़ी नहीं है। इसीलिए गैस का सिलेंडर 6,000 रुपए भी हो गया तो भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में गैस की किल्लत नहीं है, क्योंकि नोबडी केयर्स फॉर यू, हु केयर्स फॉर यू। और आपको लगता है कि हम दिखा देंगे इनको मतदान के समय, तो आप मतदान करिए, आपका मतदान गिने जाए तब ना। सही बात, सही बात। इसीलिए थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।